स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और बात करने वाले हैं कि इज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। देखिए, हम जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू होकर 130 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हम लोग अनुमान लगा सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में भी कॉन्फ्लिक्ट जरूर चलेगा। ये क्यों? क्योंकि रशिया ने हाल ही में अनाउंस किया, रशियन प्रेसिडेंट अनाउंस कि लुहांस्क रीजन पे उन्होंने विक्ट्री पाली है, लेकिन अभी भी डोनेट्स्क रीजन के लिए लड़ाई चल रही है। यानी कि ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन में अभी लड़ाई फोकस हो चुकी है और कॉन्फ्लिक्ट आगे आने वाले कुछ महीनों में भी जरूर चलेगा। और आज हम लोग बात करने वाले कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इज इट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ऑल्दो हम लोगों ने इस लाइन के ऊपर चर्चा पहले भी की हुई है। आपको याद होगा, हम लोगों ने बात की थी मोस्टली फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इकोनॉमी के दृष्टिकोण से हम लोगों ने बात की थी इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जहां जहां रशिया और यूक्रेन का मार्केट था, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीजें, वहां पे इंडिया कैन टेक सम एडवांटेज। राइट, टी के पर्सपेक्टिव से, वीट के पर्सपेक्टिव से, क्रूड ऑयल के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने जरूर इसका फायदा उठाया है, क्योंकि हम लोगों ने रशिया के साथ एक डील की है फॉर डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की हुई है। लेकिन आज हम लोग एक इससे भी मैक्रो डिस्कशन करेंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूं, इट इज नॉट जस्ट फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इट इज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लीडरशिप। यानी कि लीडरशिप के दृष्टिकोण से क्या इंडिया के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट चर्चा शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। एक सवाल है आपके लिए, डू यू थिंक द न्यूट्रल पोजिशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज स्टिल रेलेवेंट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द करंट टाइम्स। अभी करंट टाइम्स का मतलब है रशिया यूक्रेन वॉर के चलते डज नॉन अलाइनमेंट मेक सेंस फॉर अस। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर बना होगा, सर ये कैसा सवाल पूछ दिया आपने। यहां पे बताया रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, यहां पे आप बात कर रहे हो नॉन अलाइनमेंट एज अ फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? इस डिस्कशन के दौरान आपको पता चलेगा और इस सवाल का जवाब भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, या फिर इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास फॉर्डर जरूर मिल जाएगा इस डिस्कशन के अंत तक। तो ये सारी चीजें समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पे टिल द वेरी एंड। हाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, इसका जवाब हम लोग देने की कोशिश करें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे। 900 घंटों से भी ज्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट 11 जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह डेवलप हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखिए, 130 दिन हो चुके हैं, लड़ाई तो अभी भी चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया आने वाले महीनों में भी चलेगी। लेकिन अगर हम लोग जून महीने की बात करें, जून 2022 के आखिरी 10 दिनों में, जून 20 से लेकर जून 30 तक काफी हेक्टिक डेवलपमेंट हुई इंटरनेशनल लेवल। अब इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हो रहा है और किस तरह रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो फॉल्ट लाइंस ड्रॉ हो चुकी है, उसकी वजह से इंडिया को कैसे लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबसे पहले जून 20 से जून 30 तारीख के बीच 3 बहुत इंपॉर्टेंट समिट्स हुई।
अब एक समिट हुई ब्रिक्स 2022, आपको पता है कि 14 ब्रिक्स समिट हुई, वी हैव सीन दिस राइट। इसके अलावा एक और समिट हुई G7 की समिट। इस ब्रिक्स समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअली इस समिट को अटेंड किया था। इसके बाद एक बीजिंग डिक्लेरेशन भी जारी हुआ था। G7 समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ही विजिटेड पर्सनली टू एल्माओ, और हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि क्या क्या गिफ्ट्स दिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दूसरे लीडर्स को। G7 के मेंबर्स तो थे ही, इंडिया के अलावा दूसरे लीडर्स को भी यहाँ पे इन्वाइट किया गया था। इसके अलावा बहुत ही रिसेंटली हुई नेटो लीडर्स की मीट, राइट। नेटो की एक मीट हुई जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मैंने एक सवाल भी उठाया था, क्या एशियन नेटो बन रहा है, क्योंकि इस नेटो समिट में ऑल दो मैं कहूंगा इंडिया का यहाँ पे डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट इंडो पैसिफिक से पार्टनर्स को यहाँ पे इनवाइट जरूर किया गया था। इंडो पैसिफिक से जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों ने नेटो समिट में भाग लिया था, राइट। सो दिस हैपेंड ऑन 29 जून 2022, यानी कि 10 दिनों में 3 इंपॉर्टेंट समिट हुई, काफी हेक्टिक पार्लेस हुई। और यहां पे अगर आप बात करें इंडिया का स्टांस क्या रहा, देखिए ब्रिक्स समिट बहुत जरूरी बनती है। ब्रिक्स 14 समिट में जो चाइना होस्ट कर रहा था, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग होस्टेड दिस, यहां पे काफी डिस्कशन हुई, इकोनॉमिक लेवल पे डिस्कशन हुई, और ये जो समिट था, दिस समिट लेड टू बीजिंग डिक्लेरेशन। बीजिंग डिक्लेरेशन एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ जहां पे यूक्रेन के दृष्टिकोण से जो भी ब्रिक्स के मेंबर्स थे, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने कहा कि हमारे अलग अलग डिफरिंग नेशनल पोजीशंस हैं। आप जानते हैं कि रशिया का तो स्टांस क्या रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व है, तो उनका एक अलग स्टांस है, चाइना का एक अलग स्टांस है, इंडिया का एक न्यूट्रल स्टांस रहा है, तो सभी का अलग अलग स्टांस रहा, ये बताया पॉलिटिकली ओवर द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमिक फ्रंट पे थोड़ा सा क्लोजली इसको देखें, तो ब्रिक्स में काफी सारी चीजें हुई जहां पे रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगी है उसको कहीं ना कहीं सरकमवेंट करने की बातें हुई, यानी कि सैंक्शंस को बाईपास करते हुए कैसे हम लोग ट्रेड रिलेशंस और भी बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुई। फॉर एग्जांपल देखिए, ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स की बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने 17 लोन टोटलिंग $5 बिलियन दे हैव बीन अप्रूव्ड फॉर रशियन एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स जो है, उन्होंने सीख किया कि हम लोग कैसे स्विफ्ट पेमेंट, आप जानते हैं कि रशिया से वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, स्विफ्ट पेमेंट हो गया, यहां से रशिया को हटा दिया गया, तो स्विफ्ट पेमेंट का हम लोग अल्टरनेटिव कैसे बनाएं, ब्रिक्स की कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स मिलकर स्विफ्ट पेमेंट का अल्टरनेट सिस्टम कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। तो इससे क्लियरली पता चला कि इंडिया हैज साइडेड इन द ब्रिक्स समिट विथ चाइना, विथ रशिया टू लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि ये कंसेंसस बेस्ड स्टेटमेंट पे पॉलिटिकली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, आउटराइटली क्रिटिसाइज नहीं किया है। इकोनॉमिक लेवल पे हम लोग ऑलरेडी रशिया से काफी ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, राइट, चाइना भी खरीद रहा है, इंडिया भी खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं रशियन इकोनॉमी को अफ्लोट रखने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया और चाइना। वहीं पे जो दूसरी समिट्स थी, अब देखिए नेटो की समिट में तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कोई डायरेक्ट नहीं थी, बट फिर भी इंडो पैसिफिक से जो प्लेयर गए थे वहां पे एशियन नेटो की बातें हुई, इंडियन पोजीशन के ऊपर भी कुछ आर्टिकल्स हम लोगों ने जरूर देखे। लेकिन जो G7 में समिट हुई वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंडेड दिस पर्सनली, इट हैपेंड इन श्लोस एल्माउ इन जर्मनी, जहां पे मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्टेड मेनी इंडियन आर्टिफैक्ट्स प्रेडोमिनेटली फ्रॉम वन स्टेट, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट ऑफ यूपी, वहां से हम लोगों ने कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात की। इसके अलावा यूक्रेन के ऊपर जो G7 के मेंबर्स थे, वेस्टर्न कंट्रीज थे, इन्होंने काफी ज्यादा आलोचना की रशियन एक्शंस की, लेकिन यहां पे भी इंडिया वाज वेरी टाइट लिप्ड, इंडिया डिड नॉट आउटराइटली क्रिटिसाइज द रशियंस। इसके अलावा इंडिया डिड साइन 2 डॉक्यूमेंट्स, 2 आउटरीच डॉक्यूमेंट साइन किए रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज के ऊपर, क्लीन एंड जस्ट ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लाइमेट न्यूट्रलिटी ऑफ G7, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को साइन किया इंडिया ने। अब इस चीज से आपको क्लियरली पता चलता है कि इंडिया ने काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, यानी कि एट द ब्रिक्स समिट इंडिया sided with Russia, China to some extent. At the G7 summit, India sided with the Western countries without stepping on the toes of either. यानी कि Western countries को भी हम लोगों ने दुखी नहीं किया, रशिया को भी हम लोगों ने दुखी नहीं किया, तो हम लोगों ने काफी अच्छा एक बैलेंसिंग एक्ट दिखाया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, और यही हमारी फॉरेन पॉलिसी भी रही है, राइट। लेकिन इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया, रशिया यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ है, ये तीनों जो समिट्स हुई हैं अभी रिसेंटली, इससे क्या पता चल रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हो रहा है, वो कुछ इस तरह का है। कैसा है, एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन साथ में,
दूसरी तरफ है चाइना और रशिया। और यहां पे आपने नेटो समिट में जरूर देखा होगा, नेटो का जो डिक्लेरेशन आया था उसमें क्लियरली बताया देयर इज अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन रशिया एंड चाइना, यानी कि इन दोनों का एक्सेस डेवलप हो रहा है। रशिया को एडवर्सरी तो बताया, चाइना को दे वर जस्ट शॉर्ट ऑफ कॉलिंग एडवर्सरी, ऑल्दो नेटो ने चाइना को कंप्लीटली एडवर्सरी नहीं कहा, लेकिन चाइना की जो मिलिट्री डेवलपमेंट है, न्यूक्लियर वेपन्स जो डेवलप हो रहे हैं, नेबर्स के साथ उनके जो रिलेशन है, उसके प्रति नेटो का भी एक काफी क्रिटिकल स्टेटमेंट आया था। इससे क्लियरली पता चल रहा है एक तरफ है रशिया चाइना, दूसरी तरफ है यूएसए और ईयू, और इन सभी के बीच फंसा हुआ है इंडिया। क्या ये चीज आपको कुछ याद दिलाता है? इससे एक सवाल जरूर उठता है, इज हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ? ये मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि देखिए अभी पूरे वर्ल्ड में एक डिवीजन हो चुका है, और मैं कहूंगा इंडिया राइट नाउ इज एट द सेंटर। ऑन वन साइड देयर इज रशिया चाइना एक्सिस, ऑन अदर साइड देयर इज यूएसए एंड ईयू एक्सिस। क्या आपको ये चीज कुछ याद दिलाती है? इज इट सम काइंड ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर? ऑल्दो मैंने कहूंगा आइडियोलॉजी बेस्ड, ऑल्दो आइडियोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बट इकोनॉमी के दृष्टिकोण से हम लोग अगर बात करें तो ये एक तरह का कोल्ड वॉर जरूर चल रहा है। एक तरफ रशिया चाइना का एक्सिस, दूसरी तरफ यूएसए ईयू और वेस्टर्न कंट्रीज का एक्सिस, और बीच में है इंडिया। तो क्या एक अपॉर्चुनिटी बनती है फॉर इंडिया टू टेक अप द लीडरशिप? यहां पे एक पिक्चर मैंने डाली है, एक तरफ है करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज बीन पुट। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें वर्ल्ड ऑर्डर में अभी क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉल्ट लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं, एक तरफ रशिया चाइना, दूसरी तरफ यूएसए और ईयू एंड द वेस्टर्न ब्लॉक। लेकिन क्या दूसरे लोगों ने भी साइड्स लिए हैं? जब से रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, एक बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो क्रिटिसाइज किया रशिया पे। वी नो दिस। यहां पे 141 कंट्रीज वोटेड क्रिटिसाइजिंग रशियन एक्शन, रशियन मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन। इसके अलावा यूएनएचआरसी में जब रशिया को आउट किया गया तो केवल 93 कंट्रीज ने वोट किया टू सेंड रशिया आउट ऑफ यूएनएचआरसी। इसके अलावा सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए, प्रेडोमिनेटली यूएसए और यूरोपियन यूनियन और यूके के, यानी कि 40 और कंट्रीज ने मिलकर रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाए हैं। लेकिन दूसरे कंट्रीज ने इसका साथ नहीं दिया है। अब इंडिया ने साथ नहीं दिया है, चाइना ने साथ नहीं दिया है, बहुत सारे दूसरे देशों ने इन सैंक्शंस का साथ नहीं दिया है, और कहीं ना कहीं वो लोग चाइना के साथ, पार्डन मी, कहीं ना कहीं रशिया के साथ वो लोग अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। प्राइम एग्जाम्पल इंडिया एंड चाइना। ये कहा जाता है कि जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, $25 बिलियन वर्थ क्रूड ऑयल हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया टू चाइना एंड इंडिया, व्हिच इज वेरी ह्यूज, इजंट इट? अब इस चीज से क्या पता चल रहा है? दिस डेटा क्लियरली शोज कि देयर आर अ लार्ज पूल ऑफ इंडिपेंडेंटली माइंडेड कंट्रीज जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में ये नहीं देखते हैं कि किसी साइड को पिक करें। दे आर ट्राइंग टू प्ले बोथ साइड्स और दे आर ट्राइंग टू बी न्यूट्रल। इस चीज से क्या आपको कोई चीज याद आती है? डू यू रिमेंबर हाउ नैम ओरिजिनेटेड? क्योंकि अगर हम लोग नैम की सिचुएशन देखें, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज वन ऑफ द लीडर्स, फाउंडर लीडर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट में वर्ल्ड भी कुछ इसी तरह डिवाइडेड था, फॉल्ट लाइंस वर ड्रॉन, लेकिन केवल एक तरफ था यूएसएसआर, दूसरी तरफ था यूएसए ब्लॉक, और कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे जो किसी भी ब्लॉक में नहीं जाना चाहते थे। अब एक इंडिया तो था ही, विच वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू। इंडिया ने लीडरशिप दिखाई थी यहाँ पे। इंडिया के अलावा देयर वाज गमाल अब्दुल नासिर फ्रॉम इजिप्ट, इंडोनेशिया से अहमद सुकार्नो थे, घाना से क्वामे नक्रुमा थे, युगोस्लाविया से जोसेफ टीटो थे। इन 5 लीडर्स ने मिलकर नैम की नींव रखी थी बांडुंग कॉन्फ्रेंस में। लेटर ऑन 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में इवेंचुअली नैम आया। नॉन अलाइनमेंट एज अ ब्लॉक इमर्ज्ड। तो हमारे सामने फिर से वही सवाल रह जाता है, इज इट एन अपॉर्चुनिटी फॉर लीडरशिप? कैन नरेंद्र मोदी टेक अप दिस लीडरशिप? क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंडिपेंडेंटली माइंडेड कंट्रीज है जो ना यूएसए ईयू का समर्थन करना चाहते हैं, जो ना रशिया चाइना का समर्थन करना चाहते हैं, खुद अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन रखना चाहते हैं, यानी कि एक नॉन अलाइंड पॉलिसी। यूएसए और ईयू के साथ भी अच्छे रिलेशंस हो, रशिया और चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशंस हो, कुछ इस तरह की इंडिपेंडेंट पॉलिसी वो चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर नेशनल इंटरेस्ट। सो क्वेश्चन दैट बेकन्स इन फ्रंट ऑफ अस इज, कैन इंडिया टेक अप दिस लीडरशिप? और इंडिया के पास एक मौका भी है।
क्या मौका है? कुछ ही महीनों में इंडिया G20 की लीडरशिप या फिर G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड करने वाला है, और G20 की समिट अगले साल जो होने वाली है 2023 में, वो इंडिया में होने वाली है। और कहीं ना कहीं इंडिया अगर एक लीडरशिप रोल यहाँ पे अदा करेगा, देन इट माइट ब्रिंग बोथ द पार्टीज, पार्टी 1 एंड पार्टी 2 ऑन द सेम टेबल। इनफैक्ट अभी कुछ ही दिनों में फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीट है G20 की, ये भी एक मौका बनता है इंडिया के लिए। बट जो अगले साल G20 की समिट है, आप यहाँ पे देख सकते हो G20 के मेंबर्स 19 देश है प्लस यूरोपियन यूनियन है उसमें, और ग्रुप 2 में आप देख सकते हो इंडिया एंड रशिया टुगेदर। सो कैन इंडिया प्ले अ बिगर रोल to bring both the parties on the table so that the world order that is developing, it remains multipolar and does not become bipolar। जहां पे दो गुट बन रहे हैं, it should not become bipolar। क्या इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर रखने में सक्सेसफुल होगा? क्या वो लीडरशिप ले पाएगा? इसका आंसर जो है हमें आगे चल के ही पता चलेगा, बट हमारे पास अपॉर्चुनिटी जरूर है। डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस। शुड इंडिया टेक अप द लीडरशिप of the world level, especially keeping the non-alignment as core of its foreign policy, जहां पे दूसरे देशों को भी साथ में ले सकते हैं, दो गुटों के बीच में एक थर्ड ब्लॉक क्या हम लोग बना सकते हैं? That is the question in front of us. That's it in this particular discussion. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, you can always follow me on this particular ID @RahulSai222, मेरा सोशल मीडिया का आईडी है ये। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, you can directly message me on Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this video. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।